हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तान्या, योर केमिस्ट्री टीचर, और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री हार्ट चैनल पे। तो ये मेरा पहला लेक्चर है। अभी तक तो मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट की वीडियोस डाली थी। आज मैं आपको अपना 10th का फर्स्ट लेक्चर यानी कि यहाँ पर मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर डिस्कस करूंगी। ठीक है, पहला चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करने के बाद हम पहुंचेंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर पे और उसके बाद बायो के पहले चैप्टर पे। तो इस तरह से हमारा सारा एक एक करके पैटर्न खत्म होता जाएगा। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहेगी कि कम समय में, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है बोर्ड के लिए, कम समय में छोटी वीडियो बनाकर मैं आपको सारे चैप्टर जल्दी क्लियर कर दूं। ठीक है, तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि अगर हिंदी में बोले इसे तो रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भाई केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, तो याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस फॉर्म द न्यू सब्सटेंस एंड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर यहां पे बात करते हैं, पहले हम लिख देते हैं the process in which one substance form new substance having new प्रॉपर्टीज। इसका मतलब बहुत सिंपल अगर भाषा में बोले या लैंग्वेज में बोला जाए तो यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान जो सब्सटेंस होता है वो रिएक्शन कर न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे। और वो न्यू सब्सटेंस तभी फॉर्म करेगा जब उनके अंदर थोड़ा सा केमिकल चेंज होगा। तो जो केमिकल चेंजेस हुए, इसका मतलब उनके अंदर जो है प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग हो जाएंगी, तभी तो वो दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा प्रोसेस जहां पर जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस है वो हमें नई तरीके से मिले, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग होंगी। ठीक है, अब अगर एग्जांपल हम दें यहाँ पर, नॉर्मल जितने भी हमारे आसपास की चीजें हैं, यानी कि कुछ अगर डेली वे के एग्जाम्पल दें, तो अगर दूध की बात करें तो मिल्क को अगर देखा होगा तो मम्मी क्या करती हैं, गर्मियों में कहती हैं कि भाई इसको फ्रिज में रख दो नहीं तो खराब हो जाएगा। मान लो अगर दूध को हमने छोड़ दिया, ठीक है, गर्मी में क्या होगा कि उस कुछ घंटे के लिए अगर उसको छोड़ दिया तो उसका जो कलर होगा वो बहुत ज्यादा येलो हो जाएगा, और येलो होने के साथ ही साथ उसका स्वाद जो है बहुत ही ज्यादा सोर नेचर का हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उस दौरान जो दूध में गर्मी से क्या हुआ, बैक्टीरिया हुए, और उन बैक्टीरिया ने क्या किया, कुछ प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस करके उस दूध के यानी कि उस सब्सटेंस का स्वाद जो था और उसके कलर उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या हुई, चेंज हो गई। इसे ही हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी मतलब इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले तो आयरन की जो नेल होती है, जो हमारी लोहे की कील होती है, उसमें अगर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और उसके साथ ह्यूमिडिटी आ जाए, यानी कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल ऐसा लगे, ह्यूमिडिटी नमी है, तो ये होता है ना भाई, उसमें जंग लग जाता है, यानी कि रस्टिंग हो जाती है। तो ये जो रस्टिंग होती है, ये जो जंग लगता है, ये भी तो एक केमिकल प्रोसेस है। और उस केमिकल प्रोसेस के दौरान अगर आपने बच्चे देखा होगा तो जो आयरन नेल होती है, जो लोहे की कील होती है, वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे पहचान तो सकते हैं ना कि नॉर्मल जो कील है वो कैसी है और जंग लगने के बाद जो कील है वो कैसी, देख के पहचान सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधा साधा यही है कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो सब्सटेंस होता है वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर देता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंजाइम के थ्रू। ठीक है, तो हमारी बॉडी तो 24 घंटे ही वर्क करती रहती है, तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, अब इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और जो मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन बोला, इसको भी हम आगे जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो एक लास्ट टॉपिक है
रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये लिख लेना सब लोग। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब है जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया हैं, उनकी कोई कैरेक्टर्स भी होंगी, कोई विशेषताएं भी होंगी। तो पहली क्वालिटी ये है कि जो भी सब्सटेंस फॉर्म होगा नया, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बहुत ही डिफरेंट होती है, मतलब काफी हद तक डिफरेंट होती है पहले वाले सब्सटेंस से। ठीक है, तो हम लिखते जा रहे हैं, उसके बाद ही क्लियर करते जा रहे हैं। New substance having new properties are formed। बच्चे मेरी बात क्लियर हो रही है बिल्कुल। सेकेंड, अब अगर इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा नया सब्सटेंस बनता है, या तो उसमें गैस इवॉल्व होगी या फिर कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। अब गैस इवॉल्व होने का मतलब है कोई गैस निकलेगी, जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसके दौरान या तो कोई गैस निकलेगी या फिर कोई हमें सॉलिड फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में हमें कोई प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब कि कोई भी रिएक्शन होने के बाद जो हमें सॉलिड फॉर्म में थोड़ी सी मात्रा में मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये लाइन हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। In a chemical reaction, a gas may be evolved or precipitate, या फिर पीपीटी बोलते हैं भाई, पीपीटी में बी फॉर्म। ठीक है, या तो प्रेसिपिटेट बनेगा या फिर गैस निकलेगी। अब ये सब क्या है, अभी जब रिएक्शंस बताने लगेंगे तो बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी चीजें धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी जितना बता रहे हो उसको दिमाग में अपने रखो। थर्ड पॉइंट ये है हमारा, सिंपल सा है कि इस दौरान क्या होगा, चेंज इन कलर। जो भी केमिकल रिएक्शन होगी हम कैसे पहचान सकते हैं, या तो उसका कलर चेंज हो, ठीक है, कलर चेंज होने के साथ साथ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, फिजिकल स्टेट, और इसके साथ साथ एक और चीज चेंज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टेट चेंज होने की, तो अगर गैस में कोई चीज सॉलिड में, उसमें केमिकल रिएक्शन कराई और वो गैस में बन गया, तो यहाँ पे इस दौरान क्या हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज होगा, और साथ ही साथ उसमें क्या कलर भी चेंज होते हैं। जैसे अभी हमने बताया रस्टिंग ऑफ आयरन, वहां पे हमने बताया कि देखकर हम पहचान सकते हैं कि कौन सा नॉर्मल कील है और कौन सा जंग लगी हुई कील है। ठीक है, तो इसको लिख ले। अभी ये खत्म नहीं है, अब इसमें चौथा पॉइंट बताएंगे जो कि अब इंपॉर्टेंट आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हमारा ये है कि भाई जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें मैंने बोला कि भाई एक सब्सटेंस होगा जो कि रिएक्शन के दौरान हमें न्यू सब्सटेंस बना के देगा। इनका भी कोई नाम है जिसको हम आगे अभी बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, उस जो पहला सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट का मतलब है यहाँ पर उस सब्सटेंस ने क्या किया, सब्सटेंस आर रिएक्टिंग, रिएक्ट करेगा ना भाई केमिकल रिएक्शन से, केमिकल से, तो इसलिए इसको बोल दिया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन, और इस रिएक्शन के दौरान ये क्या करेगा, इस रिएक्शन के दौरान ये बनाएगा प्रोडक्ट। हम इसको आर से डिनोट कर सकते हैं, ये केमिकल रिएक्शन का सिंबल है, अभी ये भी बताएंगे होता क्या है,
और प्रोडक्ट को हम P से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो हम सब्सटेंस की बात नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिएक्शन करने के बाद जो फॉर्म होता है। ठीक, और इसमें याद रखिएगा रिएक्टेंट यानी कि जो सब्सटेंस होता है उसमें जो रिएक्शन होती है वो तभी होगी, केमिकल रिएक्शन का मतलब है यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब ये सब क्या है आगे पता चलेगा। होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब किसी सब्सटेंस का बॉन्ड होगा, बॉन्ड जुड़ा होगा, केमिकल बॉन्ड, उनमें जैसे ही ब्रेकिंग होगी तो अलग अलग बनेगी और उसमें अलग होने के बाद हमें नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब उसमें क्या होगा, ब्रेकिंग होगी किसी भी केमिकल बॉन्ड की। ठीक है भाई, हम तभी तो कोई चीज नई बना सकते हैं जब उसको आपस में तोड़ेंगे, तभी तो कुछ अलग हो पाएगा। ठीक है, इसको नोट कर ले। अब यहां पर हमारा जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, याद रखना इसमें क्या है, नो न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड, only rearrangement of atom take place। तो ये होता क्या है, कहने का मतलब है कि जो सब्सटेंस हमने लिया, जो रिएक्टेंट लिया, उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग से एटम आ जाए। ये हो सकता है कि वो जो सब्सटेंस लिया है उसमें क्या है, कुछ रीअरेंजमेंट होके हमें नया प्रोडक्ट मिले। भाई कुछ रीअरेंजमेंट होगा तभी तो नया मिलेगा, तभी हम इसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है जैसे हमने वाटर लिया, मतलब वाटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, तब हमारा H2O बनेगा। तो कहने का मतलब है कि H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो भी राइट साइड में जो बनेगा उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन का मॉलिक्यूल कहीं से उड़कर आ गया, कोई भी नया एटम नहीं आ सकता। जो एटम है उसी में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। बात क्लियर होगी मेरी? अब ये होता क्या है तो उस पर बात करते हैं। होता जरा सा ये बात है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट फॉलोज POAC लॉ। अब POAC लॉ क्या है तो सुनो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो एटम होगा, जैसे एनर्जी का पढ़ा होगा, वैसे यहां पर भी है कि एटम नाइदर बी फॉर्म नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली देयर बॉन्डिंग पैटर्न्स आर चेंज। तो ये क्या है, इसका मतलब है एटम neither formed nor destroyed, only their bonding patterns are changed। इसका मतलब कोई भी नया एटम नहीं बनाया जा सकता, किसी भी एटम को केमिकल रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय भी नहीं करती कि इसको छोड़ दे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। ठीक है, बस क्या कर सकते हैं, इनमें खाली केमिकल बॉन्ड या बॉन्डिंग पैटर्न्स को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात? इसको नोट कर ले। एक चीज और बताना भूल गए, होता क्या है कि भाई हमने बताया तो कि भाई रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट है, केमिकल रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट है। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पे बात याद रखना है चीज, जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है LHS, वो ऑलवेज हमारा रिएक्टेंट होता है। ठीक है, मतलब एरो के जो इस साइड होगा वो होगा हमारा रिएक्टेंट, और जो एरो हमारा जिस तरफ जा रहा है, एरो का हेड,
वो हमेशा बताता है, इंडिकेट करता है कि इस डायरेक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है। तो याद रखना लेफ्ट साइड RHS पे क्या होता है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट। बात क्लियर होगी। जहां पर एरो होगा वो डिनोट करेगा कि वो प्रोडक्ट को बता रहा है, और टेल जो फॉर्म होगी, जहां पर टेल होगी वो बताता है कि उस साइड में रिएक्टेंट है। मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हमने पढ़ तो लिया कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो वो होती क्या है और वो बनती कैसे है। केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है, तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन सिंबॉलिक एंड इन फॉर्मूला। तो रिप्रेजेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction। भाई इक्वेशन वही होती है, जैसे मैथ्स में बात करते हैं तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व, मतलब इक्वेशन होती क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से प्रेजेंट करना है वो हमें कौन बताता है, केमिकल इक्वेशन। अब ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय कुछ सिंबल्स होते हैं भाई, जैसे कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ सिंबल होते हैं और कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे वाटर तो फॉर्मूला है ना। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब एक बात बतानी होगी, उसके बाद ही हम इक्वेशन बता पाएंगे। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शन बच्चे याद रखना दो तरह की होती हैं। एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। यार का मतलब केमिकल रिएक्शन, कंफ्यूज मत होना। और दूसरा होता है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब है क्या ये दोनों, तो अभी बात करते हैं। होता क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक ही टाइम पे फॉर्म होते रहते हैं। तो कुछ कहने का मतलब है, जैसे ये हमारा है रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। अभी तक तो हम ऐसे दिखा रहे थे, पर यहां पर क्या होगा, हम ऐसा दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट जो है उसी टाइम पर प्रोडक्ट भी फॉर्म कर रहा है और वही प्रोडक्ट उस टाइम पे रिएक्टेंट को भी फॉर्म कर रहा है। तो ये जो सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। जो इधर बन रहा है लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में बनेगा, और जो राइट साइड में बन रहा है वो लेफ्ट साइड में लगातार बन रहा है टाइम में। ठीक है, इसकी बात करें तो अभी तक जैसा सिंबल प्रेजेंट कर रहे थे वो सिंबल होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है वो वापस नहीं आएगा। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो बस प्रोडक्ट ही फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब यहीं पे हम बात करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे A प्लस बी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन देगा तो भाई न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो अब इसको A B तो नहीं लिख सकते ना, न्यू सब्सटेंस बनेगा तो इसको मैंने नाम रख दिया C और D। तो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट, और इधर दोनों वाले क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, अब इस दौरान फॉर एग्जाम्पल अब होता क्या है, जैसे हमने लिया मैग्नीशियम Mg, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, ऑक्सीजन से। जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर अगर हम बात करें तो रिएक्शन मुझे तो बैलेंस नहीं लग रही, मतलब कि भाई
पीओसी का मतलब था प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जितना हमारा प्रोडक्ट में एटम है, जितने नंबर ऑफ, उतने ही नंबर ऑफ इधर भी होने चाहिए, लेफ्ट रिएक्टेंट साइड में भी। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम दिख रहे हैं, 1 मैग्नीशियम दिख रहा है, यहाँ 1 मैग्नीशियम दिख रहा है और यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन कहीं से भी बैलेंस नहीं लग रही है और पीओएसी को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसको कैसे फॉलो करते हैं अभी हम बताएंगे। पहले अभी हम एक और रिएक्शन बता दें, फिर इन्हीं दोनों रिएक्शन को हम बैलेंस करके दिखाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल है, हम जिंक लेते हैं, जिंक मेटल है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे, अभी धीरे धीरे तुम लोग को सिखाएंगे भाई आप लोग को कि इसको बनाना कैसे, ये बनता है एक्चुअल में कैसे, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे ZnSO4 प्लस यहाँ पर मिल जाएगा H2। अब ये सिंबल क्या है अभी हम बताते हैं। बताया था, जब मैंने कैरेक्टर बताया था कि भाई केमिकल रिएक्शन के दौरान 2 चीजें जरूर होंगी, या तो प्रेसिपिटेट बनेगा या फिर कोई गैस इवॉल्व होगी। तो याद रखना बच्चे, जहां भी पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको ऐसे दिखाते हैं, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में वो कैसा हो गया, नीचे आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं, ठीक है। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो ऑलवेज हम उसको कैसे शो करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, कि भाई गैस जो बनी थी वो उड़ गई, ठीक है। इसको नोट कर लो। और उसके बाद हम नया टॉपिक जो है मतलब इसी में कि ये जो रिएक्शन है अगर ये अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस करे कैसे, ठीक है। तो अब हमारा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की शॉर्ट तरीका है, इसको ध्यान रखना अपना, आप लोग मत ऐसे करना, इक्वेशन ऐसे लिखने का तरीका। अब जैसे हमने बनाया था भाई मैग्नीशियम था, इसकी रिएक्शन O2 से कराए थे, ऑक्सीजन से कराए थे, हमें क्या मिला था, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको क्या करेंगे, 1 मैग्नीशियम दिख रहा है, इधर भी 1 मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, इधर 2, तो एक दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ तो नहीं लगा सकते क्योंकि वो फिर अलग चीज हो जाएगी, यहाँ पे लगाए। जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया तो भाई ऑक्सीजन 2 हो गई, लेकिन मैग्नीशियम भी यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 लगा देंगे। अब रिएक्शन बैलेंस है, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें यहाँ पर, तो हम जानते हैं, मैंने अभी वाटर का एग्जांपल दिया था, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से क्या बनता है। अच्छा, कभी नोटिस किया है, एक चीज हम यहीं पे बताना चाहते हैं, कभी भी बच्चे याद रखना हाइड्रोजन को ऐसे नहीं लिखते सिंगल में, ऑक्सीजन को ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि ये डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक का मतलब है कि भाई अगर ऐसे लिखेंगे तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कि अनस्टेबल अगर है तो ये ट्राई करेंगे कि भाई स्टेबल फॉर्म में आ जाए। तो स्टेबल फॉर्म इनकी यही होती है H2 और O2। कभी भी ये कोशिश मत करना कि H और O करके इसकी रिएक्शन करा दी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहीं पे समझाते हैं, सोडियम को कभी N2 नहीं लिखा होगा, सोडियम की रिएक्शन Na+ ऐसे कराते होंगे। अब ये क्यों N2 इसलिए लिख सकते क्योंकि यहाँ पर ये जो सोडियम एटम है वो है अनस्टेबल है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, O2 से, और हाइड्रोजन को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H2 से। अब जैसे इन दोनों को करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, भाई हमको सबको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर फिर वही दिक्कत आई, ऑक्सीजन क्या हो गया, सिंगल है, हम 2 बना देते। चलो हम सबसे पहले यही करेंगे, एक चीज को उठाएंगे और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और जब बैलेंस 1 हो जाएगा तो दूसरे को ऑलरेडी कर देंगे। बैलेंस हो गया, 2 2 4, यहाँ पर क्या है 2 2 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन के एटम है, 2 2। तो ये रिएक्शन कैसी है हमारी, अब हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या फॉलो कर रही है, पीओएसी लॉ, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जितना एटम हमारा पहले था उतना ही तो मिला, खाली हुआ क्या, उनका बॉन्डिंग पैटर्न ही तो चेंज हुआ। तो यही चीज तो हमने बताई थी, ठीक है।
और एक चीज यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, अगर ध्यान दे लोगे तो याद रखना, इन अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट में एटम हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी एटम होने चाहिए। इसका मतलब है अगर यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर, अगर यहाँ पे 2 मैग्नीशियम लगे तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम होंगे, और इधर अगर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी क्या होगा, 2 ऑक्सीजन। तो कुल मिला के यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि LHS बराबर किसके होना चाहिए, RHS की। बात बिल्कुल क्लियर हो गई मेरी, समझ में आ गया। अब और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर बैलेंस करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या आता है। हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन यहाँ पर भी Cl नहीं लेंगे, Cl माइनस में ले सकते हैं, धीरे धीरे बताएंगे। यहाँ पे Cl2 होगा, जैसे ही रिएक्शन कर देगा ये बना देगा HCl, ठीक है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर इसको नहीं भी लिखना है तो बोल देंगे सीधे सीधे हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर, अभी के लिए इतना ही जान जाते हैं क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हमें कितनी क्लोरीन दिख रही है, 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अगर इसको 2 आगे लगा देंगे तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोडियम की रिएक्शन हम करवाते हैं यहाँ पर H2O से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा ये आप लोग बताएंगे। भाई बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर धीरे धीरे हम बताना शुरू करें तो हम यहाँ पे बता देते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो ये ऐसा होता है, H वाटर जो टूटता है वो H+ में टूटता है और OH जो होता है माइनस में टूटता है। इन दोनों के मिलने से ही बनता है यहाँ पर वाटर, H+ और OH माइनस के मिलने से बनता है वाटर। तो यहाँ पर अगर कभी पढ़ा होगा तो यहाँ पर ये मालूम होगा कि सोडियम पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव किसकी तरफ रिएक्शन करेगा, OH माइनस की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 2 हाइड्रोजन की गैस मिल गई, यानी कि H2। ये गैस क्या होगी, यहाँ पर निकल जाएगी। ये जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक और रिएक्शन की, जिसको अगर हम 11th में आप लोग जाओगे तो एक रिएक्शन होती है हैबर प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अमोनिया बनती है, ठीक है। तो इसमें अमोनिया बनाने के लिए हम लोग को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए। अमोनिया का अगर फॉर्मूला होता है पता हो बच्चे तो NH3 होता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, चलो 2 बैलेंस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन तो हमारी बैलेंस हो गई, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुई। कितनी होगी, 3 2 6, तो 6 हुई है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 3 लगा देते हैं। जैसे 3 लगाया, 3 2 6, तो ये रिएक्शन भी यहाँ पर हमारी क्या है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। ये जो बैलेंस है, कैसे इसको बैलेंस किया कैसे जाता है, ये जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे, जहां पे हम बताएंगे कि जो रिएक्शंस होती है वो होती कैसे। उसके पहले, और जो यहाँ पर मैंने बताया कि भाई सोडियम पे Na+ होता है, वाटर में H+ होता है, OH जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो ये सब भी जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ ली, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा, आप लोग को मजा आएगी इसमें। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हमारे सिलेबस में टोटल है 5। पहली रिएक्शन है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमारी दूसरी रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन
ट्रांजिशन रिएक्शन। हमारी थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है हमारी, डिस्प्लेसमेंट को जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे हम फिर सीखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट हमारी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लास्ट है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन 5 रिएक्शंस को मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करने के बाद हम उसमें भी बात करेंगे कि भाई रिएक्शन को एक्चुअल में बैलेंस कैसे करते हैं। एनायन कैटायन, यानी कि जैसे कि कोई भी एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव है तो कितना होगा, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। मेरे चैनल को बहुत बहुत सारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करें। आप लोग के ये छोटे छोटे अप्रिशिएशन हम जैसे लोगों को क्या करते हैं, हिम्मत देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक टुडे। सो गुड नाइट।